जय हिंद दोस्तों, नेचर आई एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को संविधान का टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें हम लोग संविधान को शुरुआत करके पढ़ेंगे, अर्थात पूरा संविधान पढ़ेंगे और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आज पहला टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, तो भारतीय संविधान कैसे बना, हमारे सामने संविधान कैसे आया, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले तो उसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करते हैं। अर्थात कहने का मतलब वो चीज़ कब बनी, कैसे बनी, कहाँ से आई हमारे सामने, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो हमारा संविधान हमारे सामने कहाँ, कैसे, किस किस यात्रा से होते हुए कैसे आया, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये क्रमबद्ध नियमित रूप से दोस्तों क्लास चलेगी और कंप्लीट संविधान यहाँ पे चलेगी। स्पेशल यूपीएससी को फोकस करते ये पढ़ाया जा रहा है और इसमें स्पेशली हम लोग देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम जो लगे हुए हैं उसको भी ध्यान देना है और यूपीएससी स्पेशल फोकस है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो उससे पहले ईस्ट इंडिया अर्थात भारतीय ब्रिटिश शासन कर रहा था, ब्रिटिश सरकार। तो ईस्ट इंडिया का शासन कुछ समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है और कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार का शासन अर्थात वहाँ के ताज का शासन रहा है। तो इस शासन में क्या क्या अधिनियम आए, क्या क्या चार्टर लाए गए, कौन कौन से एक्ट लाए गए, अर्थात तो इन सब के बारे में हम लोग देखना है, इसके बारे में कि कैसे ये क्रमबद्ध रूप से हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया है, इसकी चीज़ों को लिया गया है या हमारे संविधान का एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इसको वहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं वो सबसे पहले स्वीकृति देती हैं, अर्थात चार्टर के माध्यम से इसको 15 वर्ष के लिए अनुमति देती हैं कि भाई जाइए आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार की छूट देती है। तो ये भारत में आती है, भारत के क्षेत्रों में व्यापार करने शुरू कर देती है। तो व्यापार करती है, वे धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार के आधार पे फिर अपनी शक्ति मजबूत करने लगती है, अर्थात ये शक्तिशाली होने लगती है धीरे धीरे। तो शक्ति मजबूत किस प्रकार से हुई, क्या हुई, ये आप लोगों ने देखा होगा इतिहास में कि प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में जो तीन लोगों का गुट होता है वो हार जाता है, अर्थात ब्रिटिश सरकार ही जीतती है, अर्थात कह सकते हैं कि कंपनी ही जीतती है। तो इस प्रकार से ये जब बक्सर का युद्ध हो जाता है, बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से ये पता चल जाता है कि भारत को अब इन्होंने गुलाम बना लिया एक प्रकार से, अर्थात छाप छोड़ दी जाती है और एक ठप्पा लग जाता है। तो इसके बाद आप लोग देखते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। दोस्तों, कौन सी होती है? तो इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि में हम लोग देखते हैं क्या है कि इसमें कुछ इनको दीवानी अधिकार अर्थात वहाँ के राजस्व अधिकार और न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र के। तो इन्हीं को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। इसमें इसके बाद कुछ अधिनियम एक्ट लाए जाते हैं, अर्थात चार्टर लाए जाते हैं। चार्टर को हिंदी में राजलेख कहते हैं। ये राजा अर्थात वहाँ की रानी महारानी सम्राट के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इसको राजलेख कहते हैं दोस्तों, चार्टर को हिंदी में। तो चार्टर आते हैं, जैसे पहला चार्टर आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके ऐसे क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग आते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इसके बाद 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद इससे पहले एक सेटलमेंट एक्ट आता है जो होती है, मैं आगे चीज़ बताऊंगा। इसके बाद 1784 के बाद 1786 में थोड़ा सा उसमें कुछ अलग प्रावधान लाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद 1793 का एक्ट आता है दोस्तों। 93 का एक्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है 1813 का एक्ट। तो 1813 के बाद 1833 का एक्ट आता है और 1833 के बाद 1853 का एक्ट आता है। ये क्रमबद्ध तरीके से है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति हो जाती है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के बाद ये कंपनी से शासन छीनकर, अर्थात कंपनी के हाथों से शासन ले लिया जाता है और ये ब्रिटिश सरकार के पास शासन चला जाता है और ब्रिटिश सरकार इसमें अपने हाथ में ये शासन ले लेती है। तो इसी को ताज का या क्राउन का शासन कहा जाता है दोस्तों। तो 1858 से शुरू होता है यहाँ के, अर्थात 1858 में जो भी अधिनियम या चार्टर या भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, इसमें ब्रिटिश सरकार की ही पूरी छाप होती है दोस्तों। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने ये बताई दी आप लोगों को इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट को
नॉर्थब्रुक साहब ने लिखा था। तो रेगुलेटिंग का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, विनियमन। क्या होता है दोस्तों, तो कंपनी जो शासन कर रही थी, तो उस कंपनी का जो शासन है उसको विनियमित करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम आता है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं अर्थात संविधान के दृष्टि से, तो उसको हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समेटा है इस वीडियो में। तो देखते हैं, जैसे दोस्तों पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें मैंने लिखा है कि EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उठाया गया ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था दोस्तों। किसको, कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए उठाया गया ये पहला कदम है दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब जो भी वो कंपनी कार्य कर रही होती है, जब राजलेख के माध्यम से उसको विनियमित करने का प्रयास किया जाता है तो ये मान्यता ही उसको मिल जाती है। और साथ में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अभी क्षेत्रीय स्तर पर अर्थात प्रेसिडेंसी के रूप में, प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ पे कार्यालय टाइप में है, अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है, आपने सुना होगा ही, तो बंगाल प्रेसिडेंसी को मेन बनाते हैं और ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी ये क्षेत्रीय स्तर पर रहती हैं। तो ऐसे ही ये प्रेसिडेंसियों को, सभी प्रेसिडेंसियों को एकत्र करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी से पड़ जाती है, इसी एक्ट के माध्यम से। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी अधिनियम की, रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं शामिल की गई या क्या क्या फैक्ट शामिल किए गए, तो इसको देखते हैं। जैसे गवर्नर अर्थात जो बंगाल का गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जैसे आप लोग इसे समझ सकते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार अर्थात शासन कर रही है, तो जितने भी उसके उपनिवेश होंगे वो एक प्रकार के उसके राज्य क्षेत्र हो जाते हैं। तो राज्यों में कौन राज्य का मतलब कौन होता है मुखिया, तो वो गवर्नर होता है। तो एक प्रकार से ये गवर्नर के हाथों में दे दिए जाते थे। तो अब भाई थोड़ा सा पोस्ट भी बढ़ानी है, क्योंकि केंद्रीय स्तर लाने के प्रयास कर रहे हैं, अर्थात उसको एकत्रित करने, एक मतलब एक पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी पावर थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसका पोस्ट को क्या कर देते हैं, इस पद को गवर्नर जनरल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैप्टन जनरल उसमें अपने सेना में होता है, तो वैसे ये पोस्ट ही है ये एक प्रकार की। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग। क्योंकि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर होता है और जब ये पोस्ट उन्हीं के समय आती है तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं दोस्तों। तो या इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होते हैं और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी एक परिषद बनाई जाती है, जिसमें टोटल 4 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1773 एक्ट के द्वारा। इसके बाद मैंने बताया ये आप लोगों को कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, इसके अधिकार क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी को ही दे दिया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों हो गए ये, तो इसके अधीन कर दिया गया। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि 1773 के जो एक्ट के माध्यम से ही 1774 ईस्वी में अर्थात 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है ये अलग है और उच्चतम न्यायालय ये पहले कलकत्ता में बना था। कहाँ पर दोस्तों बना था, ये जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है ये 1935 के अधिनियम से बना है दोस्तों। और ये कलकत्ता वाला उच्चतम न्यायालय ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में बनता है। और इस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन से थे, तो वो थे एलिजा एम्पे साहब। कौन थे दोस्तों, एलिजा एम्पे। और इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनका नाम क्या है, बारवेल, क्लेवरिंग और मालेसन। बारवेल, क्लेवरिंग और मालेसन, बार क्लेव माल, इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो ये कोड टाइप में ऐसे कोड बना लीजिए। तो ये आपका हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश कौन होते हैं। इसके बाद इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या विशेषता है, तो कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं अर्थात ये क्या करते हैं कि उपहार के माध्यम से घूस लेने का प्रयास करते हैं और अपनी प्राइवेट कुछ मतलब प्राइवेट व्यापार करने के, प्राइवेट रूप से कुछ उद्यम खोलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है।
तो कंपनी के कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया, कौन कौन से, कि निजी व्यापार नहीं कर सकते जो अधिकारी वहाँ उसके कंपनी के हैं, और उपहार नहीं ले सकते हैं, और रिश्वत नहीं ले सकते हैं। तो इस पर रोक लगा दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों। और अगली इसमें क्या है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कोई कंपनी होती है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो जैसे ही वही ये कंपनी ही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण ये किस माध्यम से ब्रिटिश सरकार रख रही है अभी, तो वो राजस्व, नागरिक और सैन्य जानकारी सरकार को देना आवश्यक इन्होंने निर्धारित कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई हमारी ये सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगा अनिवार्य रूप से एक प्रकार से। तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इस पर कंपनी पर नियंत्रण कर रहा है। और इसके बाद अब क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो न्यायालय भी बना हुआ है और गवर्नर जनरल भी है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि गवर्नर जनरल और न्यायालय अर्थात दोनों के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं था, तो दोनों में विवाद हो जाते थे कई बार। तो विवाद ना हो या कोई भी इस टाइप से अलग पृथक अलग अलग अधिकार के हिसाब से दे दिया जाए, कि स्पष्ट कर दिया जाए कि भाई ये काम तुम ही कर सकते हो, ये काम तुम ही कर सकते हो, ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए एक एक्ट लाना पड़ा इनको, जो कौन सा था, वो था 1781 का, इसका नाम ही है सेटलमेंट एक्ट दोस्तों। कौन सा है, और इसमें क्या किया गया कि 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो भी कमियां थी, मैंने जैसे एक एग्जांपल बताया अभी कि भाई गवर्नर जनरल और न्यायालय के बीच में जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है उसके बीच में जो समस्याएं होती थी, ऐसे ही कमियां दूर करने के लिए तो और दूसरी अन्य कमियां भी हैं, तो उन सभी कमियों को दूर करने के लिए 1773 में जो कमियों को 1781 के एक्ट के माध्यम से दूर कर दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। कौन सा है, तो पिट्स इंडिया एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इसको भारतीय जो शासन क्षेत्र है, अर्थात कह सकते हैं जो कंपनी का जो नियंत्रण वाला क्षेत्र है भारत का, वो ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा था, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट ही है दोस्तों। मैंने लिख भी दिया है। तो कंपनी के शासन का क्षेत्र जो है जो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। और साथ में क्या है कि कंपनी के जो कार्य हैं और प्रशासन है, इस पर भी पूर्ण प्रकार से नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से अब भाई इसमें विशेषताएं क्या है, तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। अर्थात कहने का मतलब ये कि भाई व्यापार भी करना है इन्हें और कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो रहे हैं। तो जब राजनीतिक अधिकार और व्यापारिक अधिकार ये अलग अलग हैं, अभी एक साथ हैं लेकिन इनको अलग अलग करने, क्योंकि विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनको अलग अलग करने का प्रयास किया जाएगा और इनका नियंत्रक कर्ता भी अलग हो जाएगा। तो व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, अर्थात BOC होता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब बन जाता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी शासन देख रहा है इसको, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इसका कंपनी के शासन को कंट्रोल कर रहा है एक प्रकार से। तो ये द्वैध शासन का डुअल अर्थात शासन सिस्टम प्रणाली शुरू हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन का प्रारंभ कब से होता है, तो इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से होता है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द्वैध शासन कितने समय प्रारंभ हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत पूछा जाता है। तो द्वैध शासन का मैंने लिख भी दिया है कि द्वैध शासन का प्रारंभ, क्योंकि BOD और BOC दोनों बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में ये चीज़ें सौंप दी गई, जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण और नियंत्रण का काम पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देख रहा था, अब इसका काम किसको सौंप दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इसके बाद एक छोटा सा अधिनियम लाते हैं, वो कौन सा है, 1786 का अधिनियम दोस्तों। अब क्या होता था कई बार कि भाई जैसे मैंने बताया कि कार्यकारी परिषद थी 4 सदस्यीय और गवर्नर जनरल, इनके बीच भी विवाद हो जाता था। तो इनके बीच भी विवाद को निपटारा करने के लिए भी एक अधिनियम लाना पड़ा, और वो कौन सा अधिनियम था, 1786 का अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर देने का प्रयास किया गया। तो 1786 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में यदि वो कार्यकारी जो परिषद है उसके निर्णय हैं उसको निरस्त भी कर सकते थे और पलट भी सकता था गवर्नर जनरल, विशेष परिस्थितियों में एक प्रकार का उसका ये वीटो पावर है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपको वीटो पावर वाला। और साथ में इसमें इसके गवर्नर जनरल को एक शक्तियाँ और दी जाती है, वो है प्रधान सेनापति की शक्तियाँ। और इस समय कार्नवालिस होता है, तो कार्नवालिस के लिए लाया जाता है, क्योंकि 1786 से 1793 में गवर्नर जनरल कौन होता है, तो कार्नवालिस। तो कार्नवालिस के हुई प्रधान सेनापति उसको मतलब शक्तियाँ दे दी जाती हैं, जिसने सभी जिले के अधिकार थे वो कलेक्टर को सौंपे थे, जिसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कार्नवालिस को दोस्तों। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट दोस्तों। तो 1793 के चार्टर एक्ट में क्या स्पेशल है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अभी बना था, अभी इससे वेतन जो मिल रहा था वो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से मिल रहा था, लेकिन अब वेतन यहाँ पे 1793 के माध्यम से किससे शुरू कर दिया, भारतीय राजस्व से। किससे दोस्तों, तो भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देना प्रारंभ कर दिया जाता है 1793 के एक्ट के माध्यम से। और साथ में जो जितनी भी विधियां हैं उनको लिखित रूप में, अर्थात लिखित विधि के रूप में प्रशासन की नींव रखी जाती है। अर्थात जो भी विधियां हैं केवल मुखातिर अर्थात मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप में भी उन विधियों को रखा जाएगा। जैसे आपका न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय जो है ये अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है, और उच्चतम न्यायालय भी एक अभिलेखीय न्यायालय। ऐसे ही लिखित रूप में अर्थात प्रयास किया जा रहा है। और कानूनों और विनियमों की व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय, ये भी इसी के द्वारा है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कानूनों और विनियमों की व्याख्या न्यायालय करेगा, ये किस एक्ट के द्वारा है, तो ये भी 1793 के एक्ट के द्वारा। तो 1793 के बाद फिर 20 वर्ष का इन्हें फिर आगे छूट दे दी गई। तो इसके बाद फिर 1813 में एक्ट आता है। इसका ये भी एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। तो भाई कंपनी का जैसे एक अधिकार, अर्थात कंपनी ही अभी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी, दूसरी कंपनियों को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियाँ होंगी ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश कंपनियों वो दबाव डाल रही थी ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि भैया हमें भी वहाँ पे व्यापार करने अर्थात भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो वो दबाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, और अन्य कंपनियों को भी ये अधिकार दिया जाता है। लेकिन दो अधिकार अभी भी उसमें उसके पास रहते हैं, वो है चाय का व्यापार। कौन सा है दोस्तों, तो जैसे आप लोग देखें 1813 का है, तो ये कंपनी का एक अधिकार समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और चाय का जो व्यापार होता है इसमें अभी भी ईस्ट इंडिया का ही एक अधिकार है, अर्थात उसकी ही मोनोपोली थी। और चीन के साथ जो भी व्यापार करना है, अर्थात चीन के साथ जो भी इस समय ब्रिटिश कंपनी का व्यापार होगा वो सारा किसके माध्यम से होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। दूसरी कोई कंपनियां नहीं देखेंगी चीन के साथ व्यापार को। तो इस पर भी एक अधिकार अभी बरकरार है, वो 1833 के एक्ट के माध्यम से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए एक अधिकार कब समाप्त किया है तो 1833 का एक्ट है, और लेकिन पूछा जाए कि केवल एक अधिकार समाप्त कब किया है तो 1813, इसमें चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर है दोस्तों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा गया कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का जो प्रावधान या आवंटित करने का प्रावधान था वो किस एक्ट के माध्यम से है, तो 1813 के एक्ट के माध्यम से। तो शिक्षा पर अब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होगा 1813 के माध्यम से। और साथ में ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति, अर्थात ईसाई मिशनरियाँ अब भारत में आएंगी और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, इसी एक्ट के माध्यम से छूट दे दी जाती है। और साथ में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, जैसे वर्तमान में पंचायत संस्थाएं हैं ये स्थानीय हैं, तो ऐसे ही उस समय स्थानीय जो स्वायत्त संस्थाएं थोड़ी बहुत थी उनको करारोपण का भी अधिकार दिया गया था दोस्तों 1813 के एक्ट के माध्यम से। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि जो विधि जितनी भी इस समय प्रेसिडेंसी अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी या इसका बंगाल के अलावा मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ये प्रेसिडेंसी जो भी विधियाँ कानून बनाते थे उन कानून को बनाने के लिए ब्रिटिश संसद का अप्रूवल लेना होता था, अर्थात उसका अनुमोदन करना आवश्यक अर्थात अनिवार्य था। तो जो भी विधि बनाएगा उसको अप्रूवल कौन देगी, तो ब्रिटिश सरकार देगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हम लोग अभी और पढ़ेंगे। ये क्रम है दोस्तों, याद रखना, ये कंपनी के शासन का है यहाँ तक। इसके बाद ताज का शासन शुरू होता है, तो ये क्रम याद रखना दोस्तों, ये क्रम है। ऐसे ही अधिनियम पढ़ेंगे, तो हम लोग ये वाले अधिनियम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।